प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा एक नया अध्याय लेकर आपके साथ प्रस्तुत हूं। आज का अध्याय है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। 12th कक्षा का 12वीं क्लास का हिंदी का ये 15वां चैप्टर है। आरोह भाग 2 से लिया हुआ है। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि चार्ली चैपलिन कौन था। और आगे बताया गया है यानी हम सब कि हम सब चार्ली चैपलिन हैं। चार्ली चैपलिन एक राजा था तो हम उसके जैसे हैं। चार्ली चैपलिन एक भिखारी था तो हम उसके जैसे हैं। चार्ली चैपलिन एक खिलाड़ी था तो हम उसके जैसे हैं। चार्ली चैपलिन एक अध्यापक था तो हम उसके जैसे हैं। यानी हम सभी चार्ली चैपलिन जैसे ही हैं। आगे जब इस पाठ के सार पर हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि चार्ली चैपलिन कौन थे, कैसे थे, क्या थे। इसके बाद हम उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। दुख और संघर्ष व्यक्ति की सफलता के सोपान है, व्यक्ति की सफलता की सीढ़ियां हैं। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में जितना दुख सहन किया, जितना संघर्ष उन्होंने झेला, जितना संघर्ष किया, उसी हिसाब में, उसी अनुपात में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने जितना दुख सहन किया, जितना संघर्ष किया, उतनी ही ज्यादा उन्हें सफलता मिली, उतना ही ज्यादा संसार में, दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ। तो अगर हम देखें, किसी भी महान व्यक्ति को देखें तो उनके जीवन में दुख और संघर्ष का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसी भी महान व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी जिंदगी में दुख जरूर मिलेंगे और उन्होंने संघर्ष किया है। आपने पढ़ा भी होगा, बिना किए ही कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी संघर्ष जीवन का मूल मंत्र है, या ये कहें जिंदगी ही संघर्ष है तो गलत नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पाठ है ये चार्ली चैपलिन की जन्म शती पर लिखा गया है। जन्म शती का अर्थ है कि जन्म हुए 100 वर्ष हो चुके थे। उनका जो जन्म हुआ है, उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ। 16 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ है। कहने का अर्थ है कि 16 अप्रैल 1889 की बजाय 1989 में ये चैप्टर लिखा हुआ है, क्योंकि लेखक स्वयं कह रहे हैं, लेखक स्वयं कहते हैं कि यह जो समय है यह चार्ली चैपलिन की जन्म शती का समय है। विष्णु खरे इस चैप्टर में लिखते हैं। उनकी जो पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग, उसे भी अब कब 1989 में 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार लेखक विष्णु खरे कहते हैं कि उन्होंने 5 पीढ़ियों तक का मनोरंजन किया है। 5 पीढ़ियों तक उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने एक्टर के रूप में कार्य किया है और लोगों को हंसाने का, उनका मनोरंजन करने का काम किया है। लेखक बताते हैं कि उनकी अब तक बिना प्रयोग की हुई कुछ रीलें मिली हैं, जो कैसेट बनाई जाती हैं, जिसमें रील डाली जाती हैं, वे रीलें मिली हैं। और उन रीलों में इतनी जानकारी है कि अगले 50 वर्ष तक चार्ली चैपलिन पर बहुत कुछ लिखा जाएगा, नई नई जानकारियां प्राप्त होंगी। तो जो चार्ली चैपलिन हैं वे एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं। जो चार्ली चैपलिन हैं, इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया था, बहुत दुख झेले थे। तो इनकी जो फिल्में हैं, ये बड़े होकर फिल्म एक्टर बने हैं और इनकी फिल्मों की जो आधार है वह भावनात्मक आधार है। भावना उनकी फिल्मों का आधार है। बुद्धि की प्रधानता उनकी फिल्मों में नहीं है। कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें हम दिमाग लगा करके समझते हैं, देखते हैं तो समझ में आती हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाती हैं। तो चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं बिल्कुल अपनी भावना पर आधारित हैं और लोगों के दिल से जुड़ी हुई वे फिल्में हैं। उन फिल्मों को पागल खाने के पागल से लेकर
यानी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से लेकर आइंस्टाइन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति खूब मजे से देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। चार्ली चैपलिन ने ही जो फिल्म कला है, फिल्म निर्माण उद्योग है, उसे लोकतांत्रिक बनाया। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार सकता है, कोई भी व्यक्ति फिल्म का निर्माण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति फिल्म में एक्टिंग कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इसी प्रकार उन्होंने वर्ण और वर्ग व्यवस्था को भी तोड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था होती है जातियों में बटा हुआ समाज। वर्ण व्यवस्था को तोड़ना, इसका अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जाति पाति पर चोट की, जाति पाति पर उन्होंने प्रहार किया। और वर्ग व्यवस्था होती है अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। उस वर्ग व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा और उस वर्ण व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा। इस प्रकार हमें इस चैप्टर से अन्य छोटी छोटी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें अगर लोगों के दिल में रहना है तो हमें भावुकता से काम लेना होगा, दिमाग से काम नहीं लेना होगा, दिल से काम लेना होगा। इसी प्रकार हमें लोकतांत्रिक रूप से लोगों के साथ व्यवहार करना होगा। हम लोकतांत्रिक रूप से उनके साथ व्यवहार करेंगे, वर्ण और वर्ग व्यवस्था को तोड़कर बातें करेंगे तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ उनके अच्छे व्यवहार होंगे, अच्छे विचार उनके हमारे साथ मिलेंगे। चार्ली चैपलिन अपने बचपन से अब शुरुआत करते हैं। वे एक परित्यक्ता का अर्थ होता है छोड़ी हुई, यानी शायद इनकी पिताजी ने इनकी माँ को छोड़ दिया था। यूरोप कंट्री के रहने वाले हैं और वहाँ आज से हमारा जो समाज है इससे लगभग 200-300 साल आगे हैं। वहाँ विवाह करना, पत्नी को छोड़ना, पत्नी के द्वारा बच्चों को छोड़ना, बच्चों के द्वारा माँ बाप को छोड़ना, पति पत्नी का एक दूसरे को छोड़ना, ये बहुत छोटी बातें हैं। और वहाँ इनकी जो माँ है वो परित्यक्ता थी, उन्हें उनके पति द्वारा छोड़ दिया गया था और वे दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। वे स्टेज पर काम करती थी। जैसे आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में कुछ व्यक्ति विशेष भूमिका वाले होते हैं, मुख्य भूमिका वाले होते हैं, और कुछ उनकी सहायक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें दूसरे दर्जे के कलाकार कहा जाता है। तो चार्ली चैपलिन की जो माँ थी वे उनके पिताजी द्वारा, उनके पति द्वारा, चार्ली चैपलिन के पिता द्वारा छोड़ी हुई थी और वे दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, मुख्य कलाकार नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया। उनकी माँ पागलपन का शिकार हो गई थी। उस पागलपन से चार्ली चैपलिन ने संघर्ष किया, साम्राज्यवाद से संघर्ष किया, क्रांतियां उस वक्त हो रही थी यूरोप में, उनसे संघर्ष किया, पूंजीवाद जो अमीर वर्ग था उससे संघर्ष किया, सामंतवाद से संघर्ष किया, और इस प्रकार उनका तमाम जीवन संघर्ष करने में ही बीत गया। जब उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा, उनके पास खूब रुपए पैसे हुए। उस समय आज से लगभग 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले वे करोड़पति के रूप में प्रसिद्ध हुए थे और उस अमीरी के बाद भी उनके जीवन मूल्य बरकरार रहे थे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखी, उन्होंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी भी अहंकार उन्हें छू तक नहीं पाया। उनकी जो नानी थी वे नानी खानाबदोश थी। खानाबदोश किसे कहते हैं? खानाबदोश कहते हैं जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, उन्हें खानाबदोश कहते हैं। और ये जो उनकी नानी थी ये खानाबदोश थी और ये उसमें भारतीयता के गुण थे, भारतीयता के लक्षण थे। कारण उसका बताया गया है कि उनकी जो नानी थी ये खानाबदोश थी। कैसे थी? क्योंकि ये यूरोप के जिप्सी थे, यूरोप के जिप्सी थे। और ये जो यूरोप के जिप्सी हैं ये भारत से ही यूरोप में गए हुए थे। जैसे आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। फिजी एक छोटा सा देश है और वहाँ फिजी में भारत से और लगभग हरियाणा से ही 500 के आसपास मजदूरों को वहाँ भेजा गया था, जिसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे। और वहाँ गन्ने की खेती के लिए उन्हें भेजा गया था क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती थी। और वहीं जाकर के वे व्यक्ति बस गए और अब उनकी वहाँ अच्छी खासी संख्या है। वहाँ एक प्रधानमंत्री बने थे महेंद्र चौधरी, और ये
लगभग आज से 20-25 साल 25-26 साल पहले की बातें हैं और ये हरियाणा में आए भी थे, रोहतक के आसपास उनका गांव था। तो इस प्रकार जैसे हमारे यहाँ से फिजी अंग्रेज लेकर के गए थे, उसी प्रकार वहाँ उनको जिप्सी कहा जाता था और ये भी भारत से ही जाने वाले व्यक्ति थे। इनके जो पिताजी थे वे यहूदी वंशी थे, यहूदी धर्म के पालन करने वाले थे, यहूदी धर्म को मानने वाले थे। जो इस प्रकार उन्होंने उनका जो जीवन था वो संघर्षशील बना, नानी की तरफ से, पिताजी की तरफ से, माँ की तरफ से, और इस संघर्ष ने उन्हें घुमंतु बना दिया, उन्हें ट्रैम्प बना दिया, आवारा बना दिया। आगे दिया गया है, लेखक विष्णु खरे लिखते हैं कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, पहले सिद्धांत बनाए और फिर कला बनाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि पहले कला का निर्माण होता है और फिर सिद्धांतों का निर्माण होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कला अपने साथ अपने सिद्धांत भी लेकर आती है। अगर हम यहाँ भारतीय साहित्य में देखें, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में देखें, तो यहाँ एक हमें ठीक इसके विपरीत कुछ देखने को मिलता है कि जैसे भारतीय जो साहित्य है, उस साहित्य में अगर कोई आज से अगर हम 500-700 साल पहले पुरानी बातें करें तो उस वक्त गद्य बहुत कम होता था और जो काव्य भाग है वह ज़्यादा होता था और उसमें छंदबद्ध रचनाएं की जाती थी, जैसे दोहे की रचना की जाती है, चौपाई की रचना की जाती है, सोरठा की रचना की जाती है, रोला की रचना की जाती है, कवित्व की रचना की जाती है, सवैये की रचना की जाती है, और इनमें बिल्कुल मात्राएं होती थी। जैसे दोहे में 13-11 और 11-13 मात्राएं होती हैं, यानी पहली पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं होती हैं। अगर आपको दोहा लिखना है तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना होगा। लेकिन यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पहले रचनाएं लिखी जाती थी और उसके बाद उसके सिद्धांत आते थे, जो आज हम भारतीय उनका अनुसरण कर रहे हैं। बचपन की घटनाएं, कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो उसके जीवन में घटनाएं जरूर घटित होती हैं। आपने महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं के बारे में सुना होगा कि एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से कहा कि आज हमें अपने राज्य में घूमने के लिए जाना है, और सारथी ने कहा ठीक है महाराज, मैं अभी रथ तैयार करता हूँ। राजकुमार को बैठा करके और जो गाड़ीवान था, जो सारथी था, वह ले चल पड़ा। आगे जब नगर से कुछ निकले तो वहाँ उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, बल्कि उनका नाम सिद्धार्थ था, उस वक्त तक महात्मा बुद्ध नाम नहीं था। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से, सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा, राजकुमार यह एक बीमार है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये बीमार क्या होता है? सारथी ने कहा, किसी को बीमारी लग जाए, रोग लग जाए, वह बीमार हो जाता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, कभी भी बीमार हो सकता है। राजकुमार बड़े चिंतित हुए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी दुख तकलीफ बीमारी देखी नहीं थी। कुछ और आगे चलते हैं, वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी कमर झुकी हुई होती है। राजकुमार फिर पूछता है कि सारथी यह क्या है? सारथी कहता है, महाराज यह एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, कमजोरी के कारण इसका शरीर झुक गया है। राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं कि बूढ़ा क्या होता है? क्या सभी बूढ़े होते हैं? क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या इस तरह से मेरी भी कमर झुक जाएगी? क्या मैं भी अशक्त और कमजोर हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, महाराज बिल्कुल, राजकुमार बिल्कुल, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी कमजोर होंगे, आप भी झुक करके चलने लगेंगे। राजकुमार का मन अशांत हो गया और वह आगे और चलने लगा। आगे देखा तो एक व्यक्ति का जनाजा लिए आ रहे थे, उसकी अर्थी लेकर आ रहे थे। राजकुमार ने फिर पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, राजकुमार यह एक मरा हुआ व्यक्ति है, लोग इसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, ये मृत्यु क्या होती है? अंतिम संस्कार का अर्थ क्या होता है? सारथी ने समझाया, जो लोग मर जाते हैं
वे इस संसार में नहीं रहते हैं, उनका नाम और निशान मिट जाता है और फिर उन्हें चिता पर लिटाया जाता है, आग लगा दी जाती है और उनकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और उनके शरीर का नाश हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए और एक दिन की जीवन की इन 3 घटनाओं ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार चार्ली चैपलिन के साथ भी 2 घटनाएं घटी और इन घटनाओं ने उसके जीवन को बदल दिया। कौन कौन सी थी वे घटनाएं? वे घटनाएं एक थी, एक बार चार्ली चैपलिन बीमार हो गए थे तो इनकी माँ ने इन्हें बाइबिल पढ़कर सुनाई और बाइबिल पढ़ करके जब इनकी माँ इन्हें सुना रही थी तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का जो प्रसंग आया, उस वक्त माँ और बेटे दोनों रोने लगे, दोनों बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। जो दूसरी घटना है, इस दूसरी घटना में कसाई खाने की घटना है कि कसाई खाना था, उसमें कसाई एक भेड़ को पकड़कर आ रहा था उसको मारने के लिए, उसका मीट मांस बनाने के लिए, और जो भेड़ थी वह अचानक छुड़वा करके भाग जाती है। कसाई उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़ता है, फिर लाने का प्रयास करता है, कभी खुद फिसल जाता है, कभी भेड़ फिसल जाती है। इस प्रकार भेड़ एक बार फिर भागने लगती है, लेकिन जो कसाई है अंत में उसे पकड़ लाता है और उसे मार डालता है। ये जो कसाई खाने की घटना थी, भेड़ की घटना थी, इसका चार्ली चैपलिन के दिल और दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा। जब इन्होंने भेड़ और कसाई को फिसलते हुए देखा तो ये खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इस कसाई ने इस भेड़ की हत्या कर दी है, अब ये इस भेड़ को मार डालेगा, तो उसके दिल में करुणा छा गई, दुख और उदासी छा गई। जो चार्ली चैपलिन हैं, इन्होंने एक नई विचारधारा अपनाई। चार्ली चैपलिन से पहले कोई भी व्यक्ति अपने आप पर नहीं हंसता था। आज भी अगर हम कुछ किसी पर मजाक करते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो अपने आप पर नहीं करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरा मुंह इतना भद्दा है कि आप सभी हंसने लग जाओ। हम दूसरों से कहते हैं तेरा मुंह देख ऐसा है जैसे बंदर है, और फिर हम हंसने लगते हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक ऐसा साहसिक प्रयोग किया जो स्वयं पर हंसते थे, स्वयं पर हंसने का काम किया। भारतीय साहित्य में अगर हम देखें, भारतीय संस्कृति में हम देखें, तो विदूषक एक व्यक्ति होता था, हमारे प्राचीन नाटकों में मिलता है। ये कई बार मजाक करता था, राजाओं के साथ भी मजाक करता था, राजकुमारों के साथ भी मजाक करता था, लेकिन ये अपने आप पर हंसने का काम भी करता था। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो अपने आप पर हंसने का कार्य करता हो। गांधी और नेहरू ने भी चार्ली का सानिध्य चाहा। महात्मा गांधी का जन्म 1889 में ही हुआ था, 2 अक्टूबर 1889 को, और ये जो चार्ली चैपलिन है इनका जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1889 को, तो लगभग ही हम उम्र थे। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों उनका सानिध्य चाहते थे, उनका संपर्क चाहते थे, सामीप्य चाहते थे, उनकी समीपता चाहते थे, साथ रहना चाहते थे। ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा कि गांधी और नेहरू चार्ली का सानिध्य क्यों चाहते थे। पुस्तक में ऐसा कोई विवरण नहीं दे रखा, केवल यही लाइन है, गांधी और नेहरू ने भी चार्ली का सानिध्य चाहा। तो हम इसका अपने अनुमान के आधार पर एक उत्तर लिख सकते हैं कि गांधी और नेहरू वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने वाले थे। ये अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने वाले थे। ये जातियों में बटे हुए भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था से, जातियों से निकालना चाहते थे। शायद इसी कारण गांधी और नेहरू जो हैं उन्होंने चार्ली का सानिध्य चाहा, उनकी समीपता चाहते थे। अगला है, भारतीय फिल्मों में राज कपूर ने, ये जो कपूर खानदान है इनके दूसरे नंबर के ये अभिनेता हुए हैं। सबसे पहले जो थे वो पृथ्वीराज कपूर, दूसरे राज कपूर, और तीसरे फिर ये इनके करिश्मा कपूर के पापा हैं रणधीर कपूर और ऋषि कपूर। तो जो राज कपूर हैं उन्होंने ये नया प्रयोग किया, साहसिक प्रयोग किया। जो चार्ली चैपलिन की एक फिल्म थी द ट्रैम्प, ट्रैम्प का अर्थ होता है आवारा, तो उन्होंने द ट्रैम्प के आधार पर ही उस फिल्म का नाम आवारा रखा, और जो द ट्रैम्प फिल्म थी बिल्कुल उसका हूबहू लगभग शब्दानुवाद आवारा फिल्म में किया और आवारा नाम से एक फिल्म बनाई। यह फिल्म एक जोखिम भरा कार्य था। अगर फिल्म हिट न होती तो शायद
राज कपूर को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन उनकी फिल्म सुपरहिट रही और उसके बाद दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस थी, अभिनेता और अभिनेत्रियां थी, जिन्होंने ये जो फिल्म उद्योग है उसमें जो चार्ली चैपलिन की जो छवि थी उस छवि के अनुसार उन्होंने कार्य किया और सफलता पाई। चार्ली चैपलिन ने अपनी जो फिल्में हैं उनमें भाषा का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए उन्हें अत्यधिक मानवीय होना पड़ा, उन्हें भावुकता से काम लेना पड़ा, उन्हें हाव भावों से काम लेना पड़ा, उन्हें बिना बोले मूक भाषा में ही अपनी बातों को समझाना पड़ा। होली के अतिरिक्त भारत में ऐसा और कोई पर्व नहीं है जिस पर स्वयं कोई भी व्यक्ति अपने आप पर हंसता हो। होली का त्यौहार ऐसा है जिस पर हम अपने आप को रंग रोगन लगाते हैं, बदसूरत बनते हैं और अपने आप पर हंसते हैं कि देखो मेरी कैसी सूरत हो गई है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय खत्म होता है, समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन के माध्यम से लोगों को ये बताने की, समझाने की भरपूर कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है कि व्यक्ति का जीवन एक अनमोल जीवन है। इसमें दुख आते हैं, संघर्ष आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनसे घबराना नहीं है। इन दुख तकलीफ़ों को, इस प्रकार की संघर्ष को, इन समस्याओं को हमें अपनी सफलता की सीढ़ियां बनाना है और तभी जा कर के हम एक दिन हमारी समाज रूपी आकाश में सूर्य की तरह से चमकते हुए नजर आएंगे। यदि हमें महान बनना है तो हमें संघर्ष करना होगा, हमें दुख से दूर नहीं भागना होगा, हमें दुख को अपना साथी बनाना होगा, अपना सहयोगी बनाना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस अध्याय को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।